हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सरस्वती आईटीआई चैनल में। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पिछले वीडियो में आपको फिटर से संबंधित 40 से 50 क्वेश्चन नियर अबाउट उस वीडियो में बताया गया था, जो सीबीटी एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं इसी चैनल पर, इसी वीडियो में, जिसमें आपको सीबीटी एग्जाम से संबंधित कुछ और क्वेश्चन को बताया जाएगा, जो इस सीबीटी एग्जाम को ध्यान देते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले हम बता दें कि यह सरस्वती आईटीआई का ऑफिशियल चैनल है, जिस पर आपको फिटर से संबंधित बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी, जो आपको सीबीटी एग्जाम में, जो आगामी 10 से 15 दिन में आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, वो भी ऑनलाइन, यूपी और बिहार के बच्चों के लिए खासकर ये सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए कि अभी तक वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम का प्रावधान नहीं था। तो ऑनलाइन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसी को फिल्टर करके, एनालाइज करके आपको एक ऐसे क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपको बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, हम आप शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने 51 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा, ठीक है। उसका आंसर आपने देखा होगा, उसको समझा होगा, उसको तैयार भी कर लिया होगा। तो आज हम 51 से शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम बताइए। तो देखिए, आपके पास 3 फाइलें दी गई हैं फिगर में, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आपके पास 3 फाइलें दी गई हैं, ये, जिनका आकृति कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि ये फाइल कौन सी है और किस यूज में ली जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह फाइल जो है एक पॉकेट में रखी जाती है। पॉकेट का मतलब होता है एक इसकी फाइल होती है जिसमें अलग अलग साइज के, अलग अलग डिजाइन के फाइल डाल के रखे जाते हैं। इनको बाहर किसी टूल के साथ नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे आकृति के होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, इसलिए इनका टूटना या खराब होना लाजमी हो जाता है। इसलिए इस फाइल को सुरक्षित रखा जाता है, वो भी फाइल या किसी पैकेट में। तो इसलिए इस फाइल का नाम, ठीक है, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका बी, रिफरल फाइल। कौन सा होगा? रिफरल फाइल, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, जो 52 क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा क्या जा रहा है, एक फिगर दिखाया गया जिसमें पूछा जा रहा है कि इस वाइस का नाम क्या है। तो आपके सामने एक वाइस का फिगर दिया हुआ है, लेकिन आपने क्या ऐसा प्रैक्टिकल करते समय ऐसा वाइस देखा है? हो सकता है नहीं देखा होगा, हो सकता है देखा भी होगा, भूल गए होंगे। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियो में हमने कुछ वॉइस के प्रकार को बताया था कि वॉइस कैसा होता है, कौन सी वॉइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेकिन यह वॉइस उसमें नहीं आया था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यह वॉइस जो बनाया गया है यह हैंड वॉइस की तरह ही होता है, लेकिन इसको हाथों में पकड़ने के बाद, पहले तो आप इसका फ्रंट वाला भाग देख रहे होंगे। ये जो भाग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आगे ये जो राउंड सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि आप नीडल या पतली से पतली राउंड चीज़ों को आसानी से पकड़ के उस पर कोई प्रोसेस या क्रिया कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाला भाग जो है ये राउंड होता है, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग फलक होते हैं जो घुमाने पर, ये पीछे वाले भाग से घुमाने पर क्या होता है, सॉरी, ये हैंडल है, इसको पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं, और ये आगे वाले चक का हिस्सा जो होता है इसको घुमाते हैं। तो ये वाला भाग क्या करता है, घूमता है, खुलता है या बंद होता है। तो इसमें किसी जॉब को, राउंड सेक्शन को, पतली निडल, इन सब जॉब को इसमें डालकर इसमें पकड़ते हैं या कसते हैं, उसके बाद उस पर आसानी से कोई प्रोसेस या क्रिया कर लेते हैं। तो इसका मेन जो आंसर है यही पूछा जा रहा है, इस वॉइस का नाम क्या है। तो आपको ये आंसर बता दे कि इसका आंसर होगा या इसका नाम होगा पिन वॉइस। इसका ए वाला आंसर सही है। क्या है? ए वाला आंसर सही है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वाइस बहुत प्रकार के होते हैं, बेंच वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस,
ठीक है, पाइप वाइज। तो इस प्रकार में इस वाइज का नाम क्या है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटे छोटे बेसिक फिटिंग के क्वेश्चन है, जिसको आप छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। और ये जो फिगर दिखाया गया इसका आंसर क्या होगा, ए, पिन वाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिफ्टी थ्री में क्या पूछा जा रहा है आपसे, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि ग्राइंडिंग होता क्या है। पहले तो ये जान जाइए कि ग्राइंडिंग क्या होता है। ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी मेटल को, ठीक है, ऐसे मशीन पर ले जाकर या उस पर कोई प्रोसेस करते समय मटेरियल अधिक हो या उसको किसी भाग को घिसना हो, तो उस प्रोसेस को ग्राइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राइंडिंग समझेंगे। तो पूछ रहा है कि हैवी ड्यूटी का मतलब होता है बड़े काम के लिए या भारी कार्य के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए काम तो बहुत सारे हो सकते हैं, हल्के पार्ट पर भी जॉब, हल्के पार्ट के जॉब हो सकते हैं, हल्के जॉब हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अलग अलग मशीनों पर अलग अलग प्रकार के जॉब का प्रयोग किया जाता है या ग्राइंडिंग की जाती है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा पेडेस्टल ग्राइंडिंग का मतलब समझ रहे हैं, जो पैर द्वारा संचालित की जाती है। आप उसको पैर से संचालित करेंगे और आसानी से उस पर कोई क्रिया कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आंसर जो होगा ये सी वाला होगा। ये सी वाला आंसर आपका सही है। पेडेस्टल ग्राइंडिंग इसको कहा जाता है, जिसपे हैवी ड्यूटी वर्क का काम किया जाता है, जिसपे आसानी से किसी बड़े जॉब की मटेरियल को ग्राइंड या घिसा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए। बेसिक फिटिंग के पार्ट 2 में आपको ये क्वेश्चन लाए हैं। ये बहुत ही फिल्टर किया हुआ, एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन है, जो आपको सीबीटी एग्जाम में हूबहू सेम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़िए मत, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस पर देखते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछ रहा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। पहली बात एक चीज ध्यान दीजिए कि चैन ड्रिलिंग क्या होता है। चैन ड्रिलिंग का मतलब होता है कि अलग अलग एक साथ कई ड्रिलिंग या होल किसी मटेरियल या जॉब पर किया गया हो। ठीक है, उसके बाद उसमें अब जैसे क्या होता है कि कोई पार्ट है, अब उसमें आपको कह दिया जाए, मान लीजिए हमारा पार्ट है, एक ये पार्ट है। अब इसमें क्या कर देंगे, हमको कहा जाए कि इतने बड़े एरिया में हमको ये मटेरियल निकालना है। तो आप ठोस लोहा है या मटेरियल है, तो अब इसको डायरेक्ट कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि आप डायरेक्ट इसको निकाल देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक होल करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर होल करते हैं, ठीक है, चैन टाइप में अलग अलग क्रॉस जिगजैग टाइप में। ठीक है, इस तरह का अलग अलग ड्रिलिंग के माध्यम से या चैन ड्रिलिंग के माध्यम से हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं। चैन ड्रिलिंग का मतलब होता है जिगजैग टाइप में अलग अलग छेद को कर देना। उसके बाद इस होल से इस होल के बीच की मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं। जब ऐसे ही धीरे धीरे इसको काटते चले जाते हैं तो ये पूरा एरिया धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है चैन ड्रिलिंग। अब चैन ड्रिलिंग के बाद पूछा जा रहा है कि ये जो बीच का जो मटेरियल बच जाता है, इसको किस छेनी से या इसको काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि अलग अलग छेनियाँ अलग अलग उपयोग में लाई जाती हैं, अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, वेब चीजल। वेब चीजल जो होता है उसके माध्यम से चैन ड्रिलिंग के बाद या किसी मटेरियल पर अलग अलग होल करने के बाद उसके बीच वाले भाग के मटेरियल को काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेब चीजल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फिफ्टी फाइव में देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। हम
ठीक है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो पहले हम एक चीज बता दें आपको कि लकड़ी पर काम करने के लिए आपने देखा होगा कि इस तरह का एक आरी होता है। इस तरह की आप आरी पहले भी देखे होंगे अपने जीवन में या लाइफ में भी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को बढ़ई को काम करते हुए देखेंगे इस आरी से। ठीक है, तो ये लकड़ी पर काम करने के लिए आरी होता है, इसको सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सा। ठीक है, ये पतली प्लेट की बनी होती है, ये पतली प्लेट की बनी होती है। ठीक है, अब इस पे जो दांते कटे होते हैं, ये वाला भाग क्या है? दांते कटे हैं, ये वाले भाग दांते होते हैं, टीथ। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि इस आरी द्वारा जब किसी लकड़ी को काम करते हैं तो धीरे धीरे ये घिसेगा, तो इसका दाता भी कम होगा, या इसको कहते हैं आप लोग जैसे कहते हैं कि इसके धार को लगाना। ठीक है, तो जब ये घिस जाता है तो इसके धार को बनाना या फिर से विनिर्माण करना या इसको सही से अपने रूप में लाना इस किस फाइल द्वारा किया जाता है? तो आपको एक चीज बता दें कि इसका जो सही नाम है, पहली बात तो ये देख लीजिए कि इसको सा कहा जाता है। तो इस ऑप्शन में बैरेट फाइल, टिंकरस फाइल दिया हुआ है, मिल्सा फाइल दिया हुआ है, रिफलर फाइल दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है। अगर आप सोचते होंगे नहीं भी जानते होंगे तो सीधा सा बात है कि अगर ये सा है तो सा से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, तो आपका सी वाला आंसर सही है। मिल्सा फाइल द्वारा इसके दांतों को सही किया जाता है या वापस घिस के उसके दांतों को अपने रूप में लाया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते होंगे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपको आता भी हो, तो आप जवाब भी देते रहिए हमारे कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें पता चले कि आपने क्या पढ़ा है, आपको कितनी आपकी तैयारी है सीबीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा जो 56 क्वेश्चन है, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हथौड़ा, हथौड़ा का मतलब हैमर होता है। मान लीजिए हमारा बाल पिन हैमर है, क्या है? बाल पिन हैमर है। ये क्या है आपका? बाल पिन हैमर है, ये हैंडल हो गया। ठीक है, अब सोचिए ये क्या होता है? आपका पिन होता है, ये क्या होता है? फेस होता है, फेस, ये हैंडल होता है। ठीक, अब इसी के पास में देखेंगे आप, हैंडल के सामने आई होल होता है, और ये वाला भाग क्या होता है? ये चिक होता है। क्या होता है? चिक। इतना तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, हमने इसको बार बार जिक्र किया था, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन उसमें पूछ क्या रहा है कि हर क्वेश्चन में पूछने का तरीका बदल जाता है, जिससे आप कंफ्यूज होते हैं और आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी पार्ट का नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछा जा रहा है कि हथौड़े जो होते हैं वो छोटे बड़े बहुत सारे अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग वेट के होते हैं। तो इसमें पूछा यही जा रहा है कि हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। मान लीजिए एक फिगर है और आपको किसी आपके ड्राइंग में या आपके बुक में या कहीं पर भी आपको एक हैमर बना होगा और इसमें पूछ लिया जाएगा, या उस पर कभी देखे होंगे ऐसे डिनोट किया गया होगा कि यहाँ पर ये 5 kg का है, लाइक है 5 kg। ठीक है, अब ये 5 किलो का है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये किस भाग पर दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो राइट आंसर है ये हमने कहा दर्शाया, ये चिक वाले भाग पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपको चिक होगा। चिक आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, पहली बात तो ये कि आप जानते हैं ये छेनी, छेनी के बारे में आपको पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको छेनी मैंने बना के भी बताया था किस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा प्रैक्टिकल में, बेसिक थियरी में आपने उसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है,
अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर चिपिंग करते समय, चिपिंग का मतलब होता है किसी भी मेटेलिक या मेटल वाले जॉब से, ठीक है, किसी भी मेटेलिक या मेटल वाले जॉब से, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जॉब है आयताकार, ठीक है। चिपिंग का मतलब ये होता है कि पतले पतले छीलन के रूप में चीजल द्वारा मटेरियल को बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप छेनी को क्या करते हैं, मान लीजिए ये छेनी है आपका, इसको किसी न किसी एंगल पर रखेंगे तभी जाके वो पतले पतले छीलन के रूप में कट के मटेरियल बाहर निकलेगा, हैमर द्वारा जब उस पर चोट देते हैं, ठीक है। तो उसमें यही क्वेश्चन है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम, निकासी कोण मतलब कि आप इस एंगल पर किसी छेनी को रखते हैं जिससे चोट देने के बाद वो अंदर चला जाता है, फिर ऐसा कोण होना चाहिए जिससे वो आसानी से निकल आए। लेकिन अनुशंसित कोण का मतलब ये है कि जो आपको ज़रूरत है उस छेनी को निकालने के लिए, ठीक है, तो उस कोण से अगर उसको कम रखा जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप छेनी को ज़्यादा एंगल पर नीचे रखते हैं तो छेनी आसानी से जॉब से फिसल जाएगी और आपको चोट भी लगने का संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा आपका कटिंग एज घुस नहीं सकता और छेनी फिसल जाएगी, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा क्या जा रहा है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो पहली बात यह है कि आपको पता होगा कि धातु के जो प्रॉपर्टी होती है, धातु के जो गुण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, करीब 15 या 16, ठीक है। अब ये सोचिए कि धातु के इतने गुण हैं, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव, तन्यता बलों का प्रभाव मतलब कि जिसको आसानी से खींचा जा सके। तन्यता का मतलब टेंसाइल होता है, जिस पर टेंसाइल किस कोई मटेरियल है, इस पर क्या करते हैं हम इसको किसी माध्यम से खींच रहे हैं, तो अब उसके प्रभाव का विरोध करने वाली धातु के मतलब कि वो खींचे ना, बढ़ी ना पाए। तन्यता का मतलब है कि वो बढ़ी ना पाए, खींची ना पाए, ठीक है, बिना टूटे। तो इसमें इसका जो गुण का नाम होता है या इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, उसको कहा जाता है टेनेसिटी। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, टेनेसिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि गुण जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि पतले तारों के रूप में खींचने वाला कौन सा गुण होता है, तो उसको डक्टिलिटी कहा जाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी भी आपको गुण के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसको भी हम बता देते हैं क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कोई ऐसा, यह धातु का ऐसा गुण होता है या मटेरियल का ऐसा गुण होता है जिस पर कोई बल लगाने के बाद उसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है, फिर अगर हम उस बल को हटा लें तो वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, उसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। इसी तरह मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी धातु या मटेरियल को बार बार पीटा जाए तो उसको आसानी से चपटा बनाया जा सके, इसी धातु के गुण को मेलेबिलिटी कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तन्य टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेनेसिटी है। अगर आपने धातु के सभी पॉइंट को या धातु की प्रॉपर्टी के सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान दिया है, उसकी परिभाषा को आपने याद किया है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का, जो बी वाला है, टेनेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए अब पूछ क्या रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम को बताइए। एक फिगर आपके सामने फिर आ गया और पूछा गया। पहली बात तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिक टूल के, बेसिक प्रेसिजन टूल के, मेजरिंग टूल के ही सारे क्वेश्चन हैं, जिसको आपने शुरू में ही पहले 6 महीने में ही इन सब टूल का यूज कर लिया होगा, कैलकुलेशन कर लिया होगा, अच्छे से बारीकियों से सीखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए टेक्निकल का मतलब ये होता है कि टेक्निकल में अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो एक एक पार्ट के बारे में जानिए, वह पार्ट किस मटेरियल से बना है और किस सिद्धांत पर काम करता है। अगर ये आपको याद है तो आपका कोई क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। हमारा मकसद यही है
कि इस चैनल पर आपको सीबीटी एग्जाम के लिए पूरा एकदम 100% तैयार करा देना है, और कौन से क्वेश्चन एकदम हूबहू आने वाले हैं वो भी हम लेके आए आपके लिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो मेरी गारंटी है कि 90 से 95% आप स्कोर कर पाएंगे सीबीटी एग्जाम में। चलिए अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम को बताइए। तो देखिए पहली बात तो ये क्या है, माइक्रोमीटर है। क्या है? माइक्रोमीटर। ठीक। अब पहले तो ये आप जानते होंगे, ये थिम्बल होता है, ये फ्रेम होता है, ठीक है, ये स्पिंडल होता है, ये रेचेट, राउंड रेचेट स्टॉपर होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं बता रहे कि इसके बारे में आप आंसर दीजिए पहले कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम इसको बताएंगे। ठीक है, 2 सेकंड का समय लेते हैं, 5 सेकंड का, देखते हैं कौन बच्चा पहले जवाब देता है। चलिए जल्दी करिए। ठीक है, 1 2, चलिए अब, चलिए बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात तो देखिए ये जो होता है ये फिक्स्ड एनविल होता है। क्या होता है? फिक्स्ड एनविल होता है। इसके बीच में, एनविल और स्पिंडल के बीच में क्या करते हैं, किसी जॉब को आसानी से लगाते हैं, उसके बाद थिम्बल को या रैचेट को घुमाते हैं, तब हमारा स्पिंडल क्या होता है, आगे या पीछे होता है, जो जॉब के एकदम सटीक आ जाता है। जब जॉब के बीच या जॉब से सट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं और यहाँ से इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं मेन स्केल और थिम्बल स्केल को लेकर। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस वाले भाग का नाम, तो आपका सही आंसर क्या है? एनविल है। क्या है? एनविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? देखिए अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आ गया था कि माइक्रोमीटर में एक्स वाले भाग का नाम क्या है, लेकिन फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो पहले आपको एक चीज बता दें कि यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि नट बोल्ट पर सिद्धांत पर काम करता है। तो 0.05 मिलीमीटर क्या होता है, इसके थ्रेड के पिच होते हैं। ठीक, mm। तो इसके आधार पर जो इसका अल्पतमांक निकल के आता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सबसे छोटी माप जो ली जा सकती है इस प्रिसीजन टूल से या इस टूल से, तो इसकी वही, उसी को लिस्ट काउंट कहा जाता है, उसी को अल्पतमांक कहा जाता है, उसी की एक्यूरेसी उसी से चेक हो जाती है। तो इसका जो अल्पतमांक होगा वो 10.01 मिलीमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए वाला होगा। ये सब क्वेश्चन आपको पीछे मैंने बता चुका है, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, इसलिए आप इस क्वेश्चन में अगर पिछले वीडियो को आपने देखा है तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एक फिर क्वेश्चन आया। अब देखिए अभी ड्रिलिंग की बात हो रही थी, तो पहले तो आपको एक चीज बता दें कि ये क्या है, ये ड्रिल बिट है। क्या है? ड्रिल बिट। ठीक है, जिसको ये ड्रिल टूल भी होता है, जिसे ड्रिल मशीन में लगाकर किसी भी जॉब पर आसानी से होल बनाया जाता है। तो इसके बारे में आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम को बताइए। ठीक है, अब ये ड्रिल बिट का टूल है, इसमें बहुत सारे कोड होते हैं, क्लियरेंस कोड होता है, रैक एंगल पर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लूट होता है, नाली जिसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से चिप्स निकलता है और कूलेंट अंदर जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि इस एक्स वाले भाग को, तो ये देखिए आपको एक मार्क किया हुआ है जिस पर एक्स का यहाँ वाला भाग है, यही एरिया या ये वाला भाग पूछा जा रहा है कि इसका क्या कहा जाता है या इसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको यह पॉइंट एंगल, मतलब यह बिंदु कोण होता है जो इसको डिनोट करता है या प्रदर्शित करता है। इसी वाले भाग को, पॉइंट को हम लोग जॉब पर रखते हैं और ड्रिल मशीन से गति देते हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है, ये वाला भाग मटेरियल को काटता जाता है और ये एरिया क्या करता है, उसको सफाई करते चला जाता है और धीरे धीरे उस जॉब में छिद्र हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका क्या होगा, पॉइंट एंगल, बिंदु कोण कहा जाता है इस वाले भाग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रिल संघ में किस प्रकार का
टेपर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे होंगे किसी मशीन में, ठीक है, रैम होता है, रैम के नीचे क्या लगा होता है, सैंक लगा होता है। सैंक में ड्रिल चक को फिट किया जाता है। जी ध्यान दीजिए, सैंक में ड्रिल चक को फिक्स किया जाता है। तो पूछ रहा है कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान देते होंगे कि जब चक को आप उसमें फिट करते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं इसमें चक को फिट करते हैं, ठीक, तो जब चक को फिट करते हैं तो इसमें होता क्या है कि ये आसानी से इसको निकाला जा सकता है, फिर आसानी से फिट किया जा सकता है। ना ही कोई इसमें नट बोल्ट की या स्थायी फिटिंग या स्थायी बंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसको आसानी से आप प्रेस कर दीजिए, लग जाएगा, ड्रिफ्ट के माध्यम से इसको खोल लीजिए, निकल जाता है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके सैंक में जो है कौन सा टेपर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टेपर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, पिन टेपर, मीट्रिक टेपर, मॉस टेपर, जर्नो टेपर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ड्रिल सैंक में, ठीक है, मॉस टेपर का कोड दिया जाता है, ठीक, क्योंकि ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंपटीशन से रिलेटेड, सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको याद करते हैं, इस वीडियो पर बने रहते हैं, पूरा देखते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 90 से 95% आप सीबीटी एग्जाम में स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसके सैंक पर मॉस टेपर का कोड दिया जाता है, जो आसानी से किसी चक को एक बार में फिट कर लीजिए और ड्रिफ्ट के माध्यम से एक प्रेस में उसको निकाल लीजिए। इसमें ना ही कोई स्थायी बंधन या बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए अभी बच्चा, अभी इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि मॉस टेपर का कोड, ठीक है, उसी में मैंने एक चीजें बताई थी कि सैंक और ड्रिल चक को फिट करने के बाद मॉस टेपर कोड तो उस पर कटा होता है पहले से, तो आसानी से फिट हो जाता है, लेकिन उसको निकालने के लिए किस टूल का यूज किया था। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसका नाम लिया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से सैंक से चक को आसानी से अलग किया जा सकता है, एक ही प्रेस में, एक ही चोट पर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। एक छोटी छोटी चीजें जो होती है इस वीडियो में मैं बोलता हूँ, उस चीज को ध्यान दिया करिए, वो सब क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आंसर सेम हो, ठीक है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। हो सकता है उससे रिलेटेड आपको कोई नया क्वेश्चन मिल जाए तो उसे आसानी से आप कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 64 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का नाम बताइए, ठीक है। अब सबसे पहले आप सोच रहे होंगे प्रतिबंधित स्थान, तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतिबंधित स्थान का मतलब होता है जहां पर ऐसे टूल्स को ले जाना मना है जो बहुत छोटे होते हैं, गिरने के बाद वहां पर कोई घटना या दुर्घटना को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पे मान लीजिए बहुत सारे टूल होते हैं ऐसी जगह पर काम करने के लिए, ठीक। अब वहां पर काम करना है और वहां पर ये सब टूल प्रतिबंधित है, तो लेकिन अब टैप रिंच की आवश्यकता है, आपको खोलना भी है, तो आप करेंगे क्या कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो वहां पर टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करेंगे, ठीक है। टैप का मतलब होता है कि किसी भी नट बोल्ट के ऊपरी वाले हिस्से को जो टैपिंग के लिए लगा होता है, ठीक है, उसको खोलने या कसने के लिए। तो लेकिन उसमें देखिए बॉक्स टाइप टैप रिंच भी होता है, सॉलिड टाइप टैप रिंच भी होता है, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच भी होता है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो टी हैंडल टैप रिंच होता है। मतलब कि इस तरह का, ये देखिए यहाँ पर इसके नीचे लगा होगा उसके आकृति के अनुसार खोलने के लिए, ठीक है। इसको आसानी से आप खोल सकते हैं और यह टूल क्या करता है, आपके हाथ में ग्रिप करता है, ये हैंडल वाला भाग हो जाता है, ठीक है, जो आसानी से यूज कर सकते हैं और यह टूल हाथ से फिसलता नहीं और गिरेगा नहीं। तो प्रतिबंधित स्थान पर ऐसे ही टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए 65। तो अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, आइसोमेट्रिक थ्रेड में,
ठीक है। M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। पहली बात तो एक चीज़ जानिए कि टैप होता क्या है। तो आप देखिए, किसी भी मेटल में या किसी भी जॉब में बाहर चूड़ी बनाने की प्रक्रिया किसके माध्यम से की जाती है? डाई के माध्यम से की जाती है। और इंटरनल थ्रेड या चूड़ी को बनाने की प्रक्रिया जो होती है किस टूल द्वारा की जाती है? टैप द्वारा की जाती है। ठीक है। टैप आपको बना के हम दिखा दे रहे हैं किस प्रकार का होता है। ये हो गया टैप, आपका इस तरह का होता है। ठीक है। इस पे चूड़ी कटी होती है, इस पे चूड़ी कटी होती है। ये वर्गाकार होता है। ठीक है। अब इसको टैप रिंच में लगाकर हम लोग क्या करते हैं, किसी जॉब में किए हुए होल में इसको डालकर घुमाते हैं लेफ्ट या राइट, जिससे आसानी से चूड़ी उस मटेरियल में या उस होल में कट जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको भी ये पता होगा, आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि जितनी साइज की टैप होती है उससे छोटे आकृति की ही होल होनी चाहिए, तभी तो ये आसानी से उसमें जाएगा और टाइट रहेगा, तभी तो मटेरियल को काट के चूड़ी बनाएगा। अगर होल बड़ा होगा तो ये आसानी से उसमें चला जाएगा तो चूड़ी बन नहीं पाएगा। ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन की M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। तो एक चीज आपको बता दें कि यह कैसे होगा इसका कैलकुलेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो 8.2 होगा। लेकिन कैसे होगा, तो आपको एक टैप का चार्ट होता है जिसको आपको याद करना होता है। जैसे M8 के लिए जो पिच होता है, क्या होता है? पिच। पिच का मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो पिच है थ्रेड का पिच, ठीक है, तो उसका होता है 1.25 होता है। ये चार्ट होता है M10 के लिए 1.5 होता है। ठीक है। M12 के लिए 1.75 होता है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे चार्ट होते हैं, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आपके बुक में भी दिया होगा। तो हमें M10 का भाग पूछ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, इस 10 में से इस थ्रेड के पिच को घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो आंसर नहीं दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, 8.2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यही नियर अबाउट ये क्वेश्चन सही है। सही आंसर जो आएगा उसका 8.5 आएगा। लेकिन 8.5 से सब ऊपर दिया हुआ है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ऐसा दे दिया जाता है। तो जो नियर अबाउट जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सबसे कम वाला होगा, उससे 8.5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो जो नज़दीक उसके सबसे ऑप्शन होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो 10 में से अगर 1.5 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 8.5 आ जाएगा, जो आसानी से आपको आंसर को निकाल देगा। लेकिन उसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आंसर आता है उससे नज़दीकी ऑप्शन में जो दिया गया है उसी को टिक कर देते हैं। ये भी आप जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आ सकता है। आप क्या करेंगे कि कहेंगे सर इसमें तो आंसर ही नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सही बात इसमें आंसर नहीं है, लेकिन यह आपके माइंड को चेक करने के लिए होता है। तो आप इससे नज़दीक में सबसे देखिए यही है, क्योंकि छोटा हो सकता है तो टैप उसमें चल जाएगा, लेकिन अगर बड़ा हो जाएगा इससे तो टैप नहीं चलेगा, इसलिए कि टैप फिसल जाएगा तो इसमें चूड़ी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसके निचले वाले हिस्से को लेते हैं। तो 8.5 से छोटा 8.2 mm है, इसलिए हम लोग इसके आंसर को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है? ठीक है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फीड होता क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं, चक, ठीक है, क्लॉक वाइज घूमता है, क्या करता है? क्लॉक वाइज घूमता है तो मटेरियल कटता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, ये हैंडल से उसको फीड देते हैं। फीड का मतलब है धीरे धीरे उसको ड्रिल को नीचे बढ़ाते जाते हैं, दबाव देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को फीड कहा जाता है। मतलब एक चक्कर में आपने कितना ड्रिल को घुमाया या नीचे दबाया, उसी को फीड कहा जाता है। फीड का मतलब होता है भरण। ठीक है। तो आप जैसे ड्रिल मशीन है, एक बार में जितना चक्कर घूमेगा, एक एक चक्कर में मतलब सॉरी एक बार में जितना ड्रिल घूमा, उसके बाद क्या करते हैं ऊपर से जितना प्रेस किए, जितनी गहराई तक वो बिट गया, उसी को फीट कहा जाता है।
ठीक है। तो इसका आप सबसे पहले देखिए चक्कर प्रति गहराई जो होता है या उसको हम लोग कहेंगे कि आप कितने गहराई तक गए, तो उस गहराई के बटे कितना चक्कर रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यही इसका आंसर होता है। तो ये हमारा एमएम में फीट में हम लोग क्या करते हैं, एमएम में इसको दबाव देते हैं। तो 1 mm मान लीजिए हमने दबाया और 1 रिवोल्यूशन का मतलब 1 चक्कर में वो उतना 1 mm गया। तो इसका जो फीट की इकाई होगी या मात्रा होगी या कहते हैं यूनिट होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, mm प्रति रिवोल्यूशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहली बात कि पिछले वीडियो में इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, फिर से इस तरह के क्वेश्चन आ गए। लेकिन पिछले में क्या था कि ये सब क्या था, कैलकुलेशन था, कोई न कोई रीडिंग दी हुई थी, उसको आपको निकालना था। क्योंकि ये प्रेसिजन टूल है, इसके द्वारा किसी जाप के शुद्धतम से शुद्धतम माप को आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन यह एक ऐसा टूल है जिसमें इंटरनल और मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों मान को या माप को लिया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ इसके माध्यम से गहराई वाले भाग को भी मापा जा सकता है। इसीलिए इसमें ये मल्टीपल प्रेसिजन टूल होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले देखिए जो भी कैलकुलेशन होगा वो अलग, इसमें रीडिंग आपको नहीं पूछ रहा है वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए हमने आपको ये मार्क कर दिया है, ये एक्स का भाग। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसको स्लाइड करते हैं मूवेबल जबड़ा को, जब हम लोग स्लाइड करते हैं तो क्या होता है कि पीछे से, ठीक है, डेप्थ बार निकलता है। क्या निकलता है, डेप्थ बार। जितना डेप्थ बार, जितना जबड़ा को पीछे खींचेंगे, जितना मान आएगा उतना ही डेप्थ बार हमारा बाहर निकलता जाएगा। जिस जाप की गहराई को नापना होगा या चेक करना होगा या माप लेना होगा, उतने दूरी तक जबड़े को खींच लेते हैं। फिर यहाँ से उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अब ये इसमें पूछ रहा है एक्स के भाग का नाम। तो एक्स के भाग का नाम हमने आपको अभी जिक्र किया था, डेप्थ बार। क्या कहा जाता है इसको, डेप्थ बार, जिसके माध्यम से किसी जाप की गहराई के माप को लिया जाता है। क्या लिया जाता है, गहराई के माप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो ये प्रोटेक्टर हेड है कॉम्बिनेशन सेट में, उसकी शुद्धता, शुद्धता का मतलब यही होता है कि सबसे छोटी माप कितनी ली जा सकती है, वही सबसे शुद्ध होता है। देखिए बहुत, जैसे स्टील रूल में उसका जो अल्पतमांक होता है, या आपने देखा होगा 0.5 मिलीमीटर से छोटा माप नहीं ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर से छोटा माप नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसकी शुद्धता कितनी हो जाती है, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, स्टील रूल की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया यार संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की। ठीक है, तो संयोजन सेट में अभी कोई क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, लेकिन प्रोटेक्टर हेड के बारे में आपने देखा होगा। तो उसकी जो शुद्धता की या एक्यूरेसी जो होती है, वो होती है आपकी 1 डिग्री। कितनी होती है, 1 डिग्री। 1 डिग्री से छोटा कोण आप नहीं ले सकते। इस टूल में 1 डिग्री से छोटे कोण को आप नहीं माप सकते, नहीं चेक कर सकते। एक चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे छोटा कोण नहीं ले सकते, इसलिए सबसे छोटी जो माप होती है वही उसकी परिशुद्धता कहलाती है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68। ठीक है, अब देखिए एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। पहली चीज तो एक चीज जान जाइए कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन ट्राई स्क्वायर से रिलेटेड आए हुए थे। पूछ रहा था कि इसको का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो समकोण की जांच के लिए किया जाता है। वो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, हमने बता भी दिया था। तो अब ध्यान दीजिए, ये देखिए इस तरह का ट्राई स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ अंडर कट दिया रहता है। ठीक, ये एक ब्लेड का भाग होता है, ये स्टाक होता है। ठीक, ये ब्लेड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं दी होती है, पहली बात।
ये 90 डिग्री पर फिक्स होता है, लेकिन इसमें कोई 1 मिलीमीटर, इंच, सेंटीमीटर इत्यादि की कोई रीडिंग नहीं दी होती है। तो आप इससे तो सिर्फ 90 डिग्री चेक करते हैं, लेकिन अगर चेक करने के साथ साथ इसकी एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? तो पहली बात ये है कि इसको स्टील रूल के तुलनात्मक में प्रयोग किया जा सकता है। स्टील रूल के तुलनात्मक में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए जो इसकी एक्यूरेसी होगी वह स्टील रूल के लगभग बराबर हो सकती है। तो इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी होगी इसको आप याद कर लीजिए, ये सी वाला आंसर होगा 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लेंथ, मतलब समझ रहे हैं 10 मिलीमीटर पर इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी 0.002 मिलीमीटर की एक्यूरेसी इस पर होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? 70 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में पूछा गया है निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग। पहली बात तो एक चीज ध्यान दीजिए, पंच किस तरह का होता है, जैसे चीजल होता है उसी तरह पंच भी होता है। बस पंच में जो होता है पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट वाला भाग होता है, कोई 90 डिग्री पर होता है, कोई 60 डिग्री पर, कोई 30 डिग्री पर, ठीक है। डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच। बेल पंच का आप देखिए ऐसे होता है, बेल घंटी की तरह, जैसे आप घर में घंटी बजाते हैं उस तरह का होता है। यहाँ से एक रैम होता है, इस पे पंच लगाता है, जिसके सेंटर पर लगाना हो वहाँ पर इसको घंटी को रख देते हैं, ऊपर से प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है कि उस पर निशान या मार्किंग हो जाता है। ठीक, तो निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सही जो आंसर है आपका वो है डॉट पंच। अगर किसी जगह पर मार्किंग कर रहे हैं लेप लगाने के बाद, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग पक्का करते हैं। उस निशान को पक्का करने के लिए ऐसे पंच का उपयोग करेंगे जिसके माध्यम से हमें निशान हमेशा साफ सुथरा दिखाई दे और स्थायी रूप से वो निशान रहे। तो उसका जो टूल होता है, उस टूल द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो डॉट पंच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में वीडियो में भी आया हुआ था, ये आप अपने से आंसर बता सकते हैं। तो देखिए ये होता है, क्या होता है, ठीक, ये होता है आपका, ठीक है। देखिए ये वाला जो भाग क्या होता है, मुड़ा होता है, ठीक, और थोड़ा छोटा होता है। तो यही क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है उस कैलिपर का नाम बताइए। कैलिपर बहुत सारे होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड, जेनी कैलिपर, ठीक है, स्प्रिंग टाइप, ठीक। तो इसमें देखिए इस जो ऐसा कैलिपर जिसका एक टांग मुड़ा हुआ है वो भी अंदर की तरफ, तो उसको क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको जेनी कैलिपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनी कैलिपर। इसका ये वाला भाग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको सीबीटी के लिए तैयार होना है, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, इस क्वेश्चन को पूरा देखिए और जितना जल्दी हो सके आप इसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 72। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पीछे बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो उसमें पूछा क्या गया था कि ये स्क्राइबर वाला भाग है, क्या है, स्क्राइबर वाला भाग है ना। इस स्क्राइबर को कहाँ पर पकड़ा जाता है, इस पार्ट में पकड़ा जाता है, अभी इसका नाम भी बताएंगे। लेकिन उसमें पूछा जा रहा था कि स्क्राइबर को स्थित करने के लिए किस पार्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें बस वही क्वेश्चन है, लेकिन इस पार्ट में एक्स के नाम पर चिन्हित कर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो पहले भी बता दें कि इस स्क्राइबर को स्थिर करने के लिए जो पार्ट प्रयोग किया जाता है उसको स्नग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नग। तो अब लेकिन यहाँ पर ये ना पूछ के कहा गया है कि किसमें स्थित किया जाता है, बस बना हुआ फिगर में आपको एक नाम दे दिया गया और एक्स के वाले भाग को पूछा गया। तो आप इसका जो सही आंसर है वो क्या है, स्नग है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पीछे बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए संयोजन सेट अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, 2-3 क्वेश्चन पहले। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक है।
तो आपके सामने संयोजन से पहले पिछले फिगर में नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर उस फिगर को दिखाया गया है और इसमें एक ऐसे भाग को x के रूप में चिन्हित कर दिया गया है जिसका नाम पूछा जा रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या पूछा गया था, इसकी एक्यूरेसी पूछी गई थी। तो 1 डिग्री होती है, मतलब कि 1 डिग्री से कम के कोण को नहीं लिया जा सकता या नहीं चेक किया जा सकता। लेकिन ये देखिए कि कौन से भाग में किसका क्या नाम होता है, किस टूल में कौन से भाग होते हैं, क्या नाम होते हैं, किस मटेरियल द्वारा बनाए जाते हैं, ये सब जानकारी आपको होगी तो इसको आंसर आप तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटेक्टर हेड। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर हेड कहा जाता है। ठीक, ये प्रोटेक्टर हेड है, क्यों, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये प्रोटेक्टर हेड वाला भाग है जिसपे डिग्री के कोण देखिए 0 से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री, अगर ये पूरा घूम जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का, और अगर ये आधा चलता है तो 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें जो एक एक खाने बने होते हैं वो 1-1 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो इससे जो माप ली जाती है वो उसकी परिशुद्धता एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 डिग्री की होती है। लेकिन इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। डेटम का मतलब क्या होता है, देखिए एक रेफरेंस लाइन, बात समझ रहे हैं। डेटम लाइन, जो लाइनें देखिए बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डेटम लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कुछ डेटम लाइन को, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले एक चीज बता दें कि ये एज डेटम है, मतलब किसी एज से दूसरे एज तक की दूरी को डेटम लाइन कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है, सॉरी पिछले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्या है, डेटम लाइन है, जो एक एज से दूसरे एज के बीच की दूरी को दर्शाता है, इसीलिए इसको डेटम लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है उसके हिसाब से ये एज लाइन पर होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो एज डेटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा 75 का क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है कि इस समांतर ब्लॉक या पैरेलल ब्लॉक का नाम बताइए। ठीक है, तो आपके सामने एक ब्लॉक दिया गया है, पैरेलल ब्लॉक, जो अलग अलग टेपर में होते हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में फंसा दिया जाए तो ये एक आयताकार का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर या आयताकार का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इसको पैरेलल ब्लॉक कहा जाता है, समांतर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन यह किस प्रकार का है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, समायोज्य समांतर ब्लॉक। ठीक है, मतलब ये देखिए आपको तो पता है कि पैरेलल है, लेकिन किस टाइप का, तो ये वाला पार्ट को अगर अलग कर दिया जाए और इस वाले पार्ट को स्लाइड करके खींच के अलग कर दिया जाए तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे इन दोनों को जोड़ देते हैं, स्लाइड करके एक दूसरे में फंसा देते हैं, तो ये क्या होगा, समांतर तो होगा ही लेकिन एडजस्टेबल होगा। इसका मतलब कि दोनों को आसानी से निकाला जा सकता है और इसको आसानी से लगाया जा सकता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो समायोज्य समांतर ब्लॉक होगा। क्या होगा, समायोज्य समांतर ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो पहले एक चीज बता दें कि आपको भी ब्लॉक आपने देखा है, चलिए हम दिखा देते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक, इस तरह का भी ब्लॉक होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप जानते होंगे कि भी ब्लॉक का प्रयोग राउंड बार या सेक्शन बार जो होते हैं उसको इस पर रखकर उस पर मार्किंग या कोई प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए आप पूछ रहा है कि जो भी ब्लॉक है यह किस मटेरियल से बनाया जाता है और किस ग्रेड से, क्योंकि मटेरियल के अलग अलग ग्रेड होते हैं, ABCD। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो जो ग्रेड ए का मतलब होता है जो सबसे अच्छा ग्रेड माना जाता है, और वह उसमें किस मटेरियल का प्रयोग किया जाए, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील होगा, हाई क्वालिटी स्टील का इसमें प्रयोग किया जाता है जो ग्रेड ए के अंतर्गत आता है।
ध्यान दीजिएगा, ग्रेड ए के अंतर्गत क्या आता है, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील आता है जिस मटेरियल से भी ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77। अब देखिए इसमें पूछा गया जरा, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात, कुंजी मार्ग की वे का नाम सुना है आपने, नहीं सुना है। चलिए देखिए, कोई साफ्ट है, ठीक, ये क्या है, राउंड है, ये भी राउंड है, ठीक। अब देखिए इस शाफ्ट को कहीं पर फिटिंग करते हैं और ये हम चाहते हैं कि ये रोटेट करे, क्या करे, इस तरह रोटेट करे। तो इसमें कोई बल देते हैं तो, लेकिन यह तभी रोटेट होगा जब दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, इसमें फिट होगा। तो इसी में क्या करते हैं, एक ऐसे खांचा काट देते हैं, क्या करते हैं, खांचा काट देते हैं, जिसे कीवे कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, की लगाते हैं। की का मतलब होता है कि वह ऐसी आकृति का होता है जो इसको और दूसरे वाले भाग को फिट करता है। ठीक है, आसानी से लगा देते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। यह स्थायी और अस्थायी जोड़ दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए कि कुंजी मार्ग के कोनों पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कुंजी मार्ग है, अब इसके कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज पिछले वाले वीडियो में ये बताया गया था कि कुछ ऐसी जगहों पर स्पेशल चीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुंजी मार्ग के किनारों पर या किसी कॉर्नर पर से जॉइंट से या मटेरियल को हटाने के लिए किसका उपयोग करते, किस छेनी का, हम लोग डायमंड पॉइंट छेनी या चीजल का प्रयोग कर रहे थे। तो इसके माध्यम से हम कीवे कॉर्नर जॉइंट के मटेरियल को आसानी से हटा सकते हैं या छील सकते हैं या साफ कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए 78। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। ठीक, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, यूज भी किया है, और सबसे पहले यही सब यूज की जाती है, बास्टर्ड फाइल, सिंगल कट, डबल कट। ठीक है, तो ये सब फाइलों का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं। तो लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, कुछ 4-5 नाम दे दिए गए आपके सामने, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। जैसे पहला सिंगल कट है, दूसरा कर्व कट है, सेकेंड कट है, डबल कट है। तो अब देखिए डबल कट में तो दोनों तरफ दांते कटे होंगे। सेकेंड कट फाइल में एक मतलब कि दांते तो कटे होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि पूछ क्या रहा है, किस वाले एक दिशा में, तो एक दिशा में इसमें नहीं कटे होते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं सही होगा। ठीक, कर्व्ड कट का मतलब होता है जो हल्का तिरछा होता है। ठीक है, उसमें ऐसे दांते कटे होते हैं, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा। सिंगल कट की जो फाइल होगी, ठीक, सिंगल कट की जो फाइल होगी उसमें एक ही दिशा में पूरे दांते कटे होते हैं, चाहे लेफ्ट या राइट, इसलिए ये आंसर आपका सही होगा। क्या होगा, आपका आंसर सिंगल कट फाइल होगा। चलिए नेक्स्ट, फाइल देखा है ना आप लोगों ने कि नहीं देखा, फाइल का फिगर पीछे भी बताया गया था पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं हो तो आप जाके हमारे इस चैनल पर आप इस वीडियो को देखिएगा, पुराने वाले वीडियो को, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। देखिए इस तरह की फाइल होती है, ठीक है, इस पे दांते कटे होते हैं। इसके प्रयोग से किसी धात्विक मेटल पर से घिस करके पतले चूड़ के रूप में मटेरियल को काटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 79। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चा, आप कभी साइकिल भी चलाते होंगे, गाड़ियां भी चलाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, जब आपकी पंचर हो जाती है गाड़ियां वगैरह, ठीक है, टायर आपका पंचर हो जाता है, तो उसमें आप बनवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा उन लोग को एक ऐसी फाइल का प्रयोग करते समय जिसके दाने देखे रहे होंगे त्रिभुज की तरह उठे रहते हैं। क्या रहते हैं, क्या, यहाँ से गोल सा ऐसे रहेगा, फिर ऐसे इस तरह का रहेगा, इस तरह, ठीक है, ऊपर थोड़ा पॉइंट, इस तरह ढेर सारे से उस पर दांते कटे होते हैं। ठीक है, तो ये फाइल आपने यूज किया, लेकिन आज तक उसको आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये कौन सी फाइल है। क्यों, क्योंकि लकड़ी और चमड़े, क्योंकि टायर एक तरह से रबड़ है, चमड़े जो जूते वगैरह बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी जो बढ़ई काम करते हैं तेजी से, क्योंकि देखिए ये सब चीजें मटेरियल जो होती है बहुत हार्ड नहीं होती है, मेटेलिक नहीं है या बहुत ही कठोर नहीं है, मुलायम श्रेणी के अंतर्गत आती है या नरम श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो जिस पर फाइलिंग करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन बास्टर्ड फाइल या सेकेंड कट, सिंगल कट, इन सब का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो उसके जो दांते होते हैं बहुत ही महीन होते हैं
और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो उसमें क्या होता है, जब इनके लकड़ियों के बुरादे, ठीक है, निकलते हैं तो उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं और आपकी फाइल उस पर काम नहीं करेगी, जिससे आप फाइलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए उस पर जो फाइल प्रयोग की जाती है उसका नाम है रास्प कट फाइल। क्या है? रास्प कट फाइल का प्रयोग करने से आसानी से उस पर मटेरियल को घिस सकते हैं या किसी पदार्थ को आसानी से कम कर सकते हैं, ठीक है, या साफ कर सकते हैं। तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? रास्प कट फाइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब 80 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो बेसिक फिटिंग के ये जो हमने 30 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में आज दिखाए या समझाए गए या आपको याद कराने की कोशिश की गई है, ठीक है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में यूपी और बिहार के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी तक सीबीटी एग्जाम यहाँ पर नहीं होता था। तो इसलिए पहली बार देने जा रहे हैं। अब ये टेंशन में होंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और हम लोग क्या करें, तैयारी है नहीं, सीबीटी एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो बहुत सारे टेंशन है। तो आप इस टेंशन को दूर रखिए, हमारे सरस्वती ITI चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली अपडेट आपके पास पहुंचेगा, आप उसको देखिए, तैयार करिए और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सरस्वती ITI कहता है कि आपको 90 से 95% क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे और सेम क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो आप हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन अगर इधर उधर से भी आ जाए तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए जरूर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में क्या पूछा जा रहा है, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवेल किया जाता है, ठीक है। बेवेल का मतलब होता है, पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस, कटिंग फेस का मतलब होता है जो फेस पर जो दांते बने होते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई के साइड से, पूरा लंबाई पर देखे होंगे, लास्ट में जाते जाते एक जगह ऐसा आता है कि थोड़ा सा कार्नर पे ले आया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, इस तरह का ये फाइल हो गया, यहाँ पर इस तरह का हैंडल हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आते आते देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कम होता जाता है, होता है ना, और यहाँ पर पूरे दांते होते हैं, ठीक। तो यही पूछा जा रहा है कि बेवल क्यों किया जाता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, ठीक है। फ्लैट सतहों की फाइलिंग अगर आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फाइल पर दांते होते हैं उसके पूरी लंबाई पर जाते जाते लास्ट तक बेवल कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। चलिए 80 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को और लेके आएंगे आपके लिए, जो बेसिक फिटिंग पार्ट 3 का होगा, ठीक है। ये 1 साल के क्वेश्चन आपको, आपके लिए 1 साल में जो भी सिलेबस में पढ़ा है, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको इस चैनल पर पूरे क्वेश्चन को तैयार करा दिया जाएगा। 10 से 15 दिन में आप इस चैनल पर बने रहिए लगातार, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद।